ठीक है बेटा। चलें। हाँ बेटा, मैं प्लीज बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ना हो कि हम क्वेश्चन पे टाइम जाया कर रहे हो। प्लीज बता देना क्वेश्चन हमने कर लिया है। मेरा ख्याल ये है कि बाइनरी स्टार सॉरी बाइनरी नहीं, स्केप स्पीड का ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया था। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्केप स्पीड का, पेज 21 है। क्वेश्चन का रेफरेंस है नवंबर 2002 एंड वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का रेफरेंस नोट कर लेना कहीं, नवंबर 2002। यहाँ लिख देते हैं, तो लिखा नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन है नवंबर 2002, पेपर 4, क्वेश्चन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके, ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन था। जिस दिन डेरिवेशन कराई थी उस दिन ये करा दिया होगा क्वेश्चन। तो ये एग्जैक्टली वही डेरिवेशन हैं जो मैंने क्लास में कराई हैं। अगर नहीं भी कराया था तो ये वो दो वही स्टेप्स हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं। बाइनरी स्टार का स्क्रीनशॉट निकालना है, यू सी बोथ इक्वेशंस, आराम से मिल जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 22 पे एक क्वेश्चन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज का है। तो आपके पास से रिस्पॉन्स चाहिए बेटा, हमने कर लिया या नहीं कर लिया। पेज नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर जून 2003। मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका कोई मैसेज आए इस क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, डन है। तो ये अगर डन कर लिया है तो फिर यस, दिस क्वेश्चन इज ऑन चेंज इन अपेरेंट वेट। ये सारी चीजें हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको मेरे नोट्स में एज इज मिल जाएंगी जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये है चेंज इन अपेरेंट वेट, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मुझे शक कर रहा हूँ कि शायद मैंने आपके साथ नहीं किया है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, प्लीज बता देना अगर ये मैंने कर लिया हो। इस क्वेश्चन का पेज नंबर 24 है और रेफरेंस है नवंबर 2003। इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट प्लीज बता देना। नवंबर 2003, पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 1। यू डिडंट सॉल्व इट, ओके मैं करवा रहा हूँ। देखना बेटा जल्दी जल्दी से, शाबाश, टाइम जाया ना हो। मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, कहीं लिख लोगे तो बड़ी जबरदस्त बात होगी। कहीं तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था वेरिएशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटर एंड पोल। आपको स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ऑन 1.1 ड्रॉ लाइंस टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशन आउटसाइड एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर। देखते जाना बच्चों। इसके अराउंड हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनानी है, तो ये मैंने फील्ड लाइंस बनाई। फील्ड लाइंस बनाने का प्रिंसिपल ये है, मतलब ये कि डायग्राम पे अगर मार्क्स मिल रहे हो तो ख्याल ये करो कि लाइन की लेंथ को सेम रखो। ठीक है, सारी लाइंस को डायरेक्टेड टुवर्ड्स और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो अवे करते, ग्रेविटेशनल फील्ड में तो टुवर्ड्स सेंटर होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म नंबर, यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ लाइंस दिखाएं। या तो पहली 4 लाइंस पे छोड़ देते, और अगर ये शुरू कर दिए तो एक और 4 लाइंस बनाए, यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग लाइंस बनाइएगा ऐसी। सही है। अच्छा, वी हैव डन दिस टू। यार ये कौन बच्चे हैं मुझे कह रहे नहीं किया। अच्छा बहरहाल, चलो मैं देख लेता हूँ एक दफा बेटा। अगर पता नहीं किसी बच्चे ने कहा नहीं किया, थोड़ा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। नहीं मैं करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है अ सेकंड स्फीयर हैज द सेम मास बट स्मॉल रेडियस, सजेस्ट व्हाट डिफरेंस इफ एनी देयर इज बिटवीन पैटर्न्स ऑफ फ्री लाइंस फॉर द टू स्फीयर्स। अगर इससे एक छोटा मास हो, मास सेम हो लेकिन स्फीयर छोटा हो, तो लाइंस में क्या फर्क आएगा। मिसाल के तौर पे अगर इस स्फीयर की जगह हमारे पास एक छोटा स्फीयर होता लेकिन मास यही होता, तो हम कह सकते हैं फील्ड का स्प्रेड तो इतना ही होता, इतनी फैली हुई फील्ड होती। लेकिन ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी अंदर तक आती, तो क्या सरफेस के ऊपर मोर क्लोजली पैक्ड लाइंस होती और सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी ज्यादा होती। तो हम यहाँ पे इसको कैसे रिप्लाई करेंगे, हम कहेंगे क्या पैटर्न का डिफरेंस है। 3 मार्क टोटल हैं ड्राइंग के और रीजन के। आप लिखेंगे मोर। बस एक मेहरबानी ये कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए, इसके लिए साथ साथ करते जाना मेरे। अगर बुक है तो बहुत ही जबरदस्त बात है, बुक के पेजेस पे जहां जहां बता रहा हूँ हिंट्स, कंप्लीट क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, जो आसान चीजें वो आपके लिए छोड़ेंगे। तो जहां जहां मैं हिंट दे रहा हूँ वो नोट करते जाओ। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो एक काम ये कर लेना कि एक पेंसिल और
अपना वो लेके नोटबुक पे क्वेश्चन का रेफरेंस और बेसिक पॉइंट्स लिखते जाना, ताकि जब खुद करने बैठो तो एक आपके पास गाइड हो, एक की हो, जिससे आप पूरा कर लें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोर क्लोजली पैक्ड फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस एट सरफेस। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, greater field strength at surface, greater field strength at surface। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं? ऑलराइट, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा है अर्थ may be considered to be a uniform sphere of radius 6380 kilometers with its mass concentrated at center. A mass of 1 kg on equator of earth rotates about axis. अर्थ के इक्वेटर पे एक 1 kg का मास है जो रोटेट कर रहा है, अर्थ की रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन के पहले हिस्से में कहते हैं calculate to 3 significant figures the gravitational force of attraction between earth and the mass। तो बेटा gravitational force का फॉर्मूला लिखोगे सीधा सा, G m1 m2 divided by r square। उसके बाद वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, G की वैल्यू आप सबको पता है 6.67 10 to -11। m1 हो गया अर्थ का मास, 6.4 यूजुअली दिया जाता है, यहाँ 6.38 दिया हुआ है तो वही लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नहीं 6.4 नहीं, शायद 5 पॉइंट समथिंग था, एक मिनट में देख लो जरा प्लीज, वो तो रेडियस गिवन था 6.3। एक मिनट प्लीज देना, मुझे मास कहीं इन्होंने दिया हुआ होगा, एग्जैक्टली वही लेंगे। 5.98 5.98 भाई, मास है 5.98। मैं जरा वैल्यू सही कर दूं, 5.98 10 to the 4। दूसरा जो मास है वो 1 kg मास है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर कोई चीज सरफेस पे रखी हुई हो, ओके अगर कोई चीज सरफेस पे रखी हुई हो तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है, वो है 6.38 10 raised to the power कितना था, 10 to the power 6, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस गिवन था 10 to the power 6 ही था ना, वैसे 10 to the power 6 ही होता है, वही दिया हुआ ना। 6380 है तो 6.38 10 to the power 6 कर दिया मैंने उसको। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, 10 raised to the power 3 आ जाता है। तो मैंने लिखा है 6380 किलोमीटर को लिख दिया 6.38 10 raised to the power 6, ये चीज थी। आगे बढ़ो, यहाँ लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 1 kg मास। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स है F C equals m r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मास ले लोगे 1 kg, रेडियस ले लोगे कितना, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वही रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ऊपर रखा हुआ घूम रहा हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसके लिए, रेडियस। क्या अर्थ का अपना रेडियस नहीं होगा, तो हो जाएगा 6.38 10 raised to the power 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा के लिए लिख देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अब टी में क्या लें, अर्थ के ऊपर रखे हुए सरफेस की जो सर्कुलर मोशन का पीरियड होगा, क्या वो अर्थ का अपना स्पिन पीरियड होगा, यानी कि एक दिन 24 आवर्स, तो आ जाएगा 24 आवर्स इंटू 3600, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। अच्छा, डिफरेंस क्यों मांगा है, क्योंकि एग्जैक्टली वो जाके देखना जो है ना, स्पिन की वजह से जो ग्रेविटी में चेंज है, वो टॉपिक है पूरा। ये पूरी इक्वेशन वहां मिल जाएंगी आपको। तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने उसको अपने नोट्स में कैसे लिखा है, वो लिखा है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिखा है, बिल्कुल एक ही बात है। तो यहाँ से इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो वैल्यूज आई होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं, ऊपर जो है वो एफ जी है, नीचे एफ सी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लिया। उसके बाद कहते हैं कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन बी सजेस्ट विद रीजन अ वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब यहाँ थोड़ी सी अकलमंदी ये दिखानी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है फोर्स पर यूनिट मास। इशू ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो, फोर्स आपने ऐसे मास पे निकाली हो जो 1 kg हो, तो बच्चों गौर से देखो, क्या जी और एफ की वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगी क्योंकि मास 1 kg है।
मैं बिल्कुल बेटा स्क्रीनशॉट भेजूंगा भी, तुम लोगों को टाइम भी दूंगा कॉपी वॉपी करने के लिए, बेफिक्र रहो। बस जल्दी कर लेना प्लीज आज, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं इंक्लूड कर पाऊँ। ये हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा है सजेस्ट विद रीजन वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो आप क्या बताएंगे, जो आंसर आपने लास्ट निकाला होगा ना, डिफरेंस रिजल्टेंट फोर्स जो निकाला होगा, वही यहाँ पे भी आंसर होगा। आप कहेंगे वही वैल्यू देंगे। अब मेरे पास वैल्यू तो है नहीं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे कि ये बी पार्ट था, क्या था, बी पार्ट 3 था, ओके। बेटा तुम लोग तो वैल्यू लिखोगे, मेरे पास नहीं है इस वक्त वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ द आंसर ऑफ बी पार्ट 3 is equal to gravitational field strength as it is force on a unit mass। पहले पेज पे कुछ किया था, वो देख लेते हैं। पहले पेज पे क्या किया? चलो बेटा रुका हुआ हूँ इसके ऊपर 20-30 सेकंड, जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। बस मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। अच्छा सेकंड पेज पे आ गए, स्क्रीनशॉट ले लूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो, कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो, लेकिन बस स्पीड से, ये मेरी इंस्ट्रक्शन याद रखो आज की। तो बेटा स्क्रीनशॉट के लिए आखिरी 10 सेकंड में रुका हुआ हूँ। चले जी, किसी बच्चे ने कहा पहला क्वेश्चन दिखा दें, तो बेटा देखो मैं दिखा जरूर देता हूँ, लेकिन उस पर रुकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसकी इमेज ले लेता हूँ। ये तुम लोगों के साथ मैंने किया था, बेहतरीन क्वेश्चन है पोटेंशियल को समझने के लिए। ये बच्चे बता रहे हैं उनके साथ किया था, तो मैं इस पर टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना चाह रहा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, भेज दूंगा तुम लोगों को, भेज जरूर दूंगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाइनरी स्टार वाला कर लिया था आपके साथ, आई आई रिमेम्बर, हमने कर लिया था। अच्छा सैटेलाइट वाला, भाई बताओ ये जल्दी से, पेज नंबर 28 मैंने किया या नहीं किया तुम लोगों के साथ? डन है, बेहतरीन। पेज नंबर 28 कर लिया है, सही है। पेज नंबर 28 कर लिया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 बताइएगा। एक इस कौन सा था ये, इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में क्वेश्चन था। हैव यू डन दिस वन? नॉट डन। अच्छा नहीं किया, मैं पूरा कराता हूँ, बेफिक्र हैं आप। क्वेश्चन भी अच्छा है, करने जैसा क्वेश्चन है। पहला पार्ट आसान, लेकिन बाकी पार्ट काम के हैं, ठीक है। और हर चीज नोट करना है यहाँ पे। मैं किसी चीज मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ चीज को साथ में मना भी करूंगा कि ऐसे ना करना है इसको। मैं रेजिंग एवरीथिंग, सो आपके सामने सॉल्व करूं तो आपको ज्यादा चीज समझ आएगी। पेज 28 भी नहीं करा, अबे यार। अच्छा चलो फिलहाल आओ फिर पेज 28 देखने हैं। पता नहीं क्यों ये आप लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे, देख। शाबाश, यहाँ से साथ साथ चलो। हो सकता है कि अगर किसी बच्चे ने कहा कि नहीं किया और कुछ कह रहे हैं कर लिया, तो हो सकता है कोई क्लास क्लास मिस हुई हो। लेकिन बहरहाल वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, मैं बता दूंगा। अभी इधर आओ, इस क्वेश्चन का नंबर है 30, पेज नंबर 30, और रेफरेंस लिखा हुआ है साइड में, November 5 पेपर 4 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन का पहला हिस्सा, November 5 पेपर 4 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में कहते हैं अर्थ में बी कंसिडर टू बी a sphere of radius this with its mass constant with its mass of 6.10⁴ concentrated at center. A satellite of mass 650 is to be launched from Earth from equator and put into geostationary orbit. Show that the radius of this stationary orbit
इज दिस। इसके लिए बेटा क्या करोगे, तुम लोगों को अच्छी तरह याद होगा, मेरे साथ आप लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसको हमने केपलर्स लॉ भी कहा था कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm टाइम्स r क्यूब। 3 मार्क्स मिल रहे हैं इसके लिए। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि इससे रेडियस को सब्जेक्ट बना लूं, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे रेडियस वाला फॉर्मूला, तो जगह gm डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। रेडियस में हमें इंटरेस्ट है, रेडियस निकालनी है, तो मैं वैल्यूज डालता हूँ रेडियस के क्यूब निकालने के लिए। g का वैल्यू वही 6.67 10 रेज़ टू द पावर -11। m है मास ऑफ द सोर्स, यहाँ प्लैनेट सोर्स मास है, उसके अराउंड सैटेलाइट जा रही है, तो प्लैनेट का मास कुछ दिया हुआ है या 6 10 to the power 24 दिया हुआ है, 6 10 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है। अगर वो जियो स्टेशनरी है तो उसका टाइम अर्थ के स्पिन के बराबर का टाइम होगा, यानी कि 24 घंटा। 24 3600 उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर। यह आएगा बच्चों आर क्यूब। कैस आर क्यूब का क्यूब रूट निकाल के हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू प्रूव हो जाएगी 4.2 10 to the power 7। अच्छा, मैंने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे थे ना बाइनरी सॉरी इसके जियो स्टेशन ऑर्बिट के, उसमें कैलकुलेशन हुई हुई है, एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन हुई हुई है, वहां से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ लिखा है डिटरमिन द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ड्यूरिंग इट्स लॉन्च फ्रॉम अर्थ्स इक्वेटर टू द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, 4 मार्क की वर्किंग है। देखो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 4 मार्क की वर्किंग है। अच्छा, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ था, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो, समझो ये किसी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है। अब जाहिर है ऑर्बिट को सीधा कैसे दिखा रहे हैं, वो तो सर्कुलर होते हैं, इसलिए सीधा दिखा रहे हैं कि उसके नीचे जो अर्थ है उसको भी तो हम स्ट्रेट दिखा रहे हैं, और दोनों ही स्ट्रेट नहीं है, दोनों ही फ्लैट नहीं है, दोनों ही सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हैं। है ना, लेकिन छोटा सा पार्ट लेते हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। अब यहाँ से एक सैटेलाइट है, इस बात को रियलाइज करो कि एक सैटेलाइट है जो यहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है। ये सैटेलाइट यहाँ से जाएगी, और लॉसेस को इग्नोर करते हुए सोचना, इसको इवेंचुअली जाना किधर है, इस ऑर्बिट में सेट होना है, और ऐसे किसकी स्पीड यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, इस तरह से जाना है। सैटेलाइट को कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए होगा, हम कह सकते हैं सरफेस से ऑर्बिट में जाना है उसको। तो जब वो सरफेस से ऑर्बिट पे जाएगा, तो एक छोटी सी सपोर्ट की डायग्राम और बना दूं कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये है अर्थ और excuse me, और यहाँ है सैटेलाइट, और इधर है सैटेलाइट की ऑर्बिट, तो सरफेस से ऑर्बिट में जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए दो अलग अलग डिस्टेंसेस है ना सेंटर से। इनिशियली उसका डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर, और फाइनली उसका डिस्टेंस 4.2 पता ही आपको कितना है। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन निकालनी है तो एक एक स्टेप मेरा फॉलो कर लेना प्लीज। हाँ, सबसे पहले कि हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसे हम पढ़ा करते थे m टाइम्स डेल्टा फाई, और एक और फॉर्मूला हुआ करता था पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का, जिसके लिए अच्छे से डिटेल डेरिवेशन हुआ था। ये फॉर्मूला यहाँ क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो रेडियस ऑफ द प्लेनेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, नॉट एप्लीकेबल, गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर डिस्टेंस रेडियस ऑफ द प्लेनेट के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो तो हमारा बेसिक फॉर्मूला गलत हो जाता है। गलत नहीं मतलब उससे करेक्ट आंसर्स नहीं आ रहे होते m डेल्टा फाई से, तो फिर हम mgh यूज करते हैं, और अगर ज्यादा बड़े डिस्टेंसेस हो तो mgh यूज ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इधर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में मैथ्स को यहीं रखूं, अंदर पोटेंशियल चेंज लिखो, तो मुझे लिखना होगा पोटेंशियल चेंज। अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखूं या इनिशियल माइनस फाइनल, चॉइस है। फाइनल माइनस इनिशियल की बात हो रही है, तो फाइनली हो जाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर है। ये जो gm अपॉन r के डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट होता है, सेंटर ऑफ द फील्ड होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है इसके बराबर, r के बराबर, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r, ठीक है। और हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट के बराबर है। तो क्या मैं इक्वेशन यू लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा gm अपॉन r, और फिर माइनस करूँ दूसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल क्या है,
इनिशियल पोटेंशियल है माइनस माइनस प्लस हो गया जी अपॉन कैपिटल आर। जब पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन कर रहे थे तो ये आपको डेरिवेशन में मिलेगा, एक्सप्रेशन पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ, एम जी एम बाहर कर लिया, अंदर आ गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। ये छोटा वाला आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 4.2 10⁻⁷ जो आप लोगों ने पहले निकाला है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट 6.38 या 6.4 गिवन होगा, अभी कंफर्म कर लेते हैं, 10⁻⁶। इससे वैल्यू निकाल लेंगे। एमजीएम वगैरह हमारे पास क्या है, 650 था, क्या था 650, ठीक है, और रेडियस भी 6.4 था। चलो ये मास है आपके पास, जाहिर है 650 छोटा वाला एम 650, ये है जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। एम हमारे पास क्या है, एम है हमारे पास 6 10⁻24, तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप यहाँ तक की बातें बच्चों को अच्छे से कन्वेड हैं। इसके बाद अभी मैं टाइम देता हूँ कॉपी भी करने के लिए। सजेस्ट वन व्हाई वाज मैथ नॉट टेकन, व्हाई वाज मास नॉट टेकन एज, यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूला में जो m होता है, अगर तुम इसका जो भी बच्चे ने पूछा, अगर यहाँ का पूछ रहे हो कि यहाँ मैंने 650 क्यों नहीं लिया, तो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, कौन सा मास है ये, सैटेलाइट का मास है या सैटेलाइट के सोर्स का मास है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, ये सोर्स मास होता है ना। जैसे अगर केस अर्थ और सन का होता ना, तो ये सन का मास होता, दिस m इज द मास ऑफ द सोर्स जो सेंटर पे होता है। अगर ये सैटेलाइट और जैसे मून और अर्थ के लिए होता है तो ये अर्थ का मास होता। अगर ये किसी सैटेलाइट और अर्थ का केस है तो ये अर्थ का मास है, यानी वो जो सोर्स मास है जिसके अराउंड चीज रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर। अब लास्ट पार्ट इसका 1 मार्क का है, लेकिन बड़ा ट्विस्टिंग है। कहते हैं सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ्स इक्वेटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। पहले मैं जरा विजुलाइज करा दूं ये पूछना क्या चाह रहे हैं। एक ही सैटेलाइट का ऑर्बिट है और यहाँ इक्वेटर है, सरफेस है, जगह कम है, इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सैटेलाइट की मोशन मेरी लेफ्ट वाली पिक्चर में तो देख ही रहे हो, अर्थ की अपनी स्पिन कैसे है, मतलब कैसे रोटेट कर रहा है, वो भी इसी तरफ रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में लॉन्च हो रही है उसी डायरेक्शन में स्पिन भी हो रहा था अर्थ। अगर इसको यूं कर दिया जाए कि अर्थ तो ऐसे स्पिन हो रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये समझ रहे हो ना, जब ब्लैक कलर से एरो बना रहा हूँ कि अगर अर्थ ऐसे स्पिन कर रहा है तो यही बनेगा ना एरो जो ब्लैक है। अगर अर्थ ऐसे स्पिन कर रहा है तो सोचो, अगर मैं सैटेलाइट को, नहीं बेटा रेजिस्टेंस यहाँ पे मसला नहीं है, अगर मैं सैटेलाइट को लॉन्च करवाऊं लॉन्चिंग पैड से, रॉकेट से ऐसे भेजूं, तो जाना तो है उसको, क्या मसला है, चला तो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता है इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं, ये ऑलरेडी जब इस सरफेस पे रखा हुआ है ना अर्थ के, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कैनन से फायर किया जाए जिसमें जिस डायरेक्शन में टैंक मूव कर रहा हो, और एक ये कि जिस डायरेक्शन में टैंक मूव कर रहा हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैनन को फायर किया जाए। तो या किसी फास्ट बॉलर के लिए सोच सकते हो क्रिकेट में, कि जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो बॉल को लीव भी करता है, कि उसकी अपनी बॉडी की स्पीड बॉल की एग्जिट स्पीड में ऐड कर जाए, तो इस तरह से। तो यहाँ इन्होंने ये क्यों ट्विस्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चे हमेशा तीसरी कंडीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या थी, कि इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन होती है वो। इन्होंने ऐसा ट्विस्ट किया है कि पहले पार्ट में इन्होंने जियो स्टेशनरी पूछा, पहले और सेकंड पार्ट में, तो डायरेक्टली बच्चे इस पे आ जाएगा कि अच्छा अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन, यानी सेम डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है तो वो जियो स्टेशनरी बन जाएगा। मैं यहाँ पे इसको निगेट कर रहा हूँ, इसको ये कह रहा हूँ कि हर सैटेलाइट जो इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन लॉन्च होती है, क्या वो जियो स्टेशनरी बन जाती है? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर देना है कि लेस एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, लेस एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड as the satellite already moves in the same direction of rotation, in the same direction
of rotation before launch, उसके पास पहले से ही थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी। launch बेटा मैंने पिक्चर ले लिए, 1 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से जो जो कॉपी करना है कॉपी कर लो, शाबाश जल्दी से। 4:59 हो गए, हाफ एन आवर हो गया क्लास को, स्पीड से बेटा। We have 45-46 minutes left to complete questions. It was difficult. नहीं बेटा, it was not difficult question. ये लास्ट पार्ट जरूर है कि सोचने का था, लेकिन अभी आप आगे देखते जाइए चीजें किस तरह से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ये क्वेश्चन जरा चलो आप मुझे प्लीज बताओ, ये क्वेश्चन है जून 6 पेपर 4 क्वेश्चन 1 का। शायद डिस्कस हुआ हो। वेट कर रहा हूँ बेटा रिस्पांस का तुम लोगों के। भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अच्छा यू डिडंट डिस्कस इट, ओके वी आर डिस्कसिंग इट नाउ। ठीक है बेटा, मैं कंप्लीटली सॉल्व करूंगा। दिस इज याद जरूर आ जाएगा आपको, कुछ मैंने इसके बारे में बताया है। आप देख आइए रेफरेंस लिखें अपने पास, जून 6 पेपर 4 क्वेश्चन 1। जून 6 पेपर 4। जैसे जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसे आई होप कंप्लीटली सॉल्व करते होगे ना खुद, और करना चाहिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप को जरूर पता होना चाहिए कि किया है नहीं किया। बहरहाल आई एम टेलिंग यू बेटा, रेफरेंस है जून 6 पेपर 4 क्वेश्चन 1। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्थ एक आइसोलेटेड मास है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अ सैटेलाइट ऑफ मास m orbits earth such that the radius of the circular orbit is r. Show that the linear speed v of the satellite is given by this expression. स्पीड ये है, तो इसमें मेरा कुछ बताने का है नहीं। स्पीड की डेरिवेशन है सीधी सीधी सी। आप बताते हैं सैटेलाइट्स के लिए सेंटीपीटल फोर्स, बेटा ऐसे तो कॉपी करने की भी जरूरत नहीं इस पार्ट को। सेंटीपीटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, और सेंटीपीटल फोर्स है mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स है gmm/r²। और यहाँ से बस कैपिटल एम स्मॉल एम का मतलब कैपिटल एम सोर्स मास प्लैनेट का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास, ये कैंसिल हो जाएंगे।
फिर ये रेडियस और डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल होते हैं कुछ। आई होप याद आई होगी सारी बात। और v जो हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा gm/r और स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर देंगे। ये पहला सवाल, पहला पार्ट हो गया इसका सवाल का। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में कहते हैं यार बस अब मैं क्या करूं, आप लोगों के पास से रिस्पॉन्सेज इतने अनक्लियर आ रहे हैं ना, करवा चुके नहीं करवा चुके, तो चलें बहरहाल अब मैं देखता हूँ जो जरूरी है जिनको नहीं छोड़ सकते वो तो करवाना ही है मुझे। फॉर सैटेलाइट राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ GMM, ये सब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जो हमने ड्राइव किया है। इन्होंने क्योंकि बोला राइट डाउन एक्सप्रेशन, दे डिड नॉट आस्क टू ड्राइव इट, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे, यानी कि हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी इक्वेशन GMM डिवाइडेड बाय 2r। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस GMM डिवाइडेड बाय r। और टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास, टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2r। ये सब मेरे साथ ड्राइव किया हुआ है। पहला पेज सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ याद आएगा दूसरे पेज में, आई होप ये पिक्चर देख के जरूर कुछ ना कुछ याद आएगा कि एक सैटेलाइट एक डस्ट क्लाउड में फंसा था, तो सैटेलाइट फॉल कर गया टुवर्ड्स द सरफेस, डिक्रीजिंग रेडियस के साथ अंदर चला गया। आई होप यहाँ आके सबको याद आई होगी बात। तो ये जून 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल मैं इसका जो पार्ट है वो करवा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ चीजें क्या है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना सीखना क्या है। कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। स्टेट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस डिक्रीज ऑन द रेडियस एंड ऑन द लीनियर स्पीड। 2 और 2 मार्क के 4 मार्क के रीजंस हैं। कह रहे हैं सैटेलाइट की स्पीड वगैरह को क्या होगा, उसके रेडियस को क्या होगा अगर उसकी टोटल एनर्जी कम हो गई। तो मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट मैप बना रहा हूँ पूरा, थोड़ा मेरे साथ तवज्जो से सुन लेना। कुछ गलतियां इसमें एक्सपेक्टेड हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें एक पुअर आंसर लेकिन वो ठीक कंसिडर होगा, वो ये है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM डिवाइडेड बाय 2r विद a नेगेटिव साइन। अगर ये कहा जाए कि भाई अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल टोटल एनर्जी कम हो रही है, तो राइट हैंड साइड पे 3 तो कांस्टेंट्स है GMM और 2 ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है r, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब जब ये वैल्यू कम हो रही है तो हमारे पास r वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो r की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक पुअर आंसर है, खराब आंसर है। मार्क्स तो स्कोर कर लोगे इस पे, लेकिन ना एक्सप्लेन कर पाओगे इसको, और इस वजह से हम प्रॉपर डिटेल में आंसर करते हैं कि व्हाट विल हैपन। मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, अपने पास नोट करना। सबसे पहले किसी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, वो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। खुद काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द सैटेलाइट या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड पे डिपेंडेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। टोटल एनर्जी में डिक्रीज का मतलब या तो काइनेटिक में डिक्रीज या पोटेंशियल में डिक्रीज। ऐसा हो नहीं सकता कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली चेंज हो, यानी खुद से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए। जो पोजीशन है सैटेलाइट की, जो स्टेबल पोजीशन है वो क्या है कि उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देके जाया हो रही है। यानी सैटेलाइट की स्टेबल पोजीशन क्या है, अगर ये प्लैनेट है और इसके अराउंड यहाँ सैटेलाइट है, इधर सैटेलाइट है, तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ये है कि सैटेलाइट के ऊपर लगने वाली जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो दैट इज ऑल यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। यही तो होती है सैटेलाइट, जिसके साथ ये हो रहा हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बन जा रही हो। इसी बेसिक एजम्पशन के ऊपर हमारी सारी डेरिवेशंस हैं। ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया है ये भी इसी डेरिवेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। तो ये चीज थी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीटली
इस्तेमाल हो रही है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सैटेलाइट खुद से कैसे करीब या दूर हो जाएगा? इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी में पोज़ीशन में डायरेक्ट चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट जो चेंज आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा किसी रेजिस्टेंस की वजह से। इस पे मेरा पॉइंट ये है कि एक होता है ना कॉज़ ऑफ चेंज, एक होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज। यानी टोटल एनर्जी जो चेंज हुई है वो कॉन्सिक्वेंस है, वो रिज़ल्ट है। असल में क्या चेंज हुआ है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकती। हाँ, पोटेंशियल एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ज़रूर चेंज हो सकती है आगे चल के, काइनेटिक चेंज होगी। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम इसी पेज पे और बनी हुई है कि मैंने एग्ज़ाम्पल ली थी कि किसी क्लाउड के अंदर या किसी डस्ट क्लाउड के अंदर ये सैटेलाइट एंटर कर गया। अनडिज़ायरेबली किसी यहाँ पे हमारे पास कोई डस्ट क्लाउड था ऐसा, जिसके अंदर सैटेलाइट जाके फँस गया। यहाँ जाके उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ एक्सपीरियंस किया और काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही डिक्रीज़ आया सैटेलाइट के, तो सैटेलाइट की स्पीड कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई। स्पीड के कम होते ही सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कम होता है और जैसे ही सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कम होता है, तो वेट उसको अंदर पुल कर लेता है। इससे पहले क्या हो रहा था? वेट वाज़ ऑल यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। एक छोटी-सी आसान बात करने के लिए न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल देके फिर लिख पाऊँगा आपको। अगर ये सैटेलाइट है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो लग रही है ना, वो है 50 न्यूटन और इसको सेंट्रीपिटल फ़ोर्स भी इतनी ही चाहिए थी, इतनी ग्रेविटेशन लग रही है, इतनी ही सेंट्रीपिटल फ़ोर्स भी रिक्वायर्ड थी, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फ़ोर्स किसी डिक्रीज़ इन स्पीड की वजह से कम हो गई। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जो है वो लगने लगी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको किस तरह ऐसे लिखता हूँ कि रुक जाओ, ऐसे लिखता हूँ कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स 50 थी और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फ़ोर्स भी 50 थी, सब सेट चल रहा था। लेकिन सैटेलाइट ने कोई एक्सपीरियंस किया, एनकाउंटर किया रेजिस्टेंस और ये हो गई से फॉर एग्ज़ाम्पल 45। अब मैं कह सकता हूँ वेट तो 50 है, लेकिन सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कितनी इस्तेमाल होगी उसमें से 45 न्यूटन। तो रिमेनिंग 5 न्यूटन वेट का क्या होगा? वो सैटेलाइट को अंदर खींच लेगा, अंदर पुल कर लेगा और ये सैटेलाइट वन्स अपने ट्रैक छोड़ा इसने, जैसे ही अपना ट्रैक छोड़ा क्लोज़र गया तो आपको लगता है अब पोज़ीशन भी चेंज हो गई। अब ये सैटेलाइट रुकेगा नहीं, ये प्लैनेट की तरफ चलता ही चला जाएगा क्योंकि वो फ़ोर्स इंक्रीज़ हो चुकी हुई है उसको पुल करने वाली। तो व्हाट इज़ हैपनिंग रेडियस कम हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने कहा स्टेट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन ऑफ दिस डिक्रीज ऑन रेडियस। तो अच्छी तरह देखना बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल एनर्जी decreases due to decrease in kinetic energy and speed with speed required centripetal force decreases weight weight is not completely used up. Satellite moves on a spiral path with decreasing radius. ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट पार्ट में लीनियर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो देखो बेटा मैंने जो कहा है उसके हिसाब से स्पीड कम हुई है, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस डिक्रीज था। सब्सिक्वेंट मोशन में क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जब ये सैटेलाइट अंदर स्पाइरली जा रही होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, क्लोज टू द सेंटर। तो जब ये क्लोज टू द सेंटर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो इन रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और स्पीड इंक्रीज होगी। तो आप लिखेंगे व्हेन ट्रैवलिंग ऑन अ स्पाइरल पाथ
with decreasing radius. When traveling on a spiral path with decreasing radius, kinetic energy, यूं लिख देते हैं, potential energy decreases, kinetic energy increases. Potential energy decreases, kinetic energy and speed increase. शाबाश, जल्दी, टाइम कम है, टाइम कम है बेटा। मैं इसकी पिक्चर, एक मिनट रुको, पहला पेज लो, यहाँ से देखो, यहाँ से तो खैर कुछ है नहीं है सच कॉपी करने का, सब कुछ पेज नंबर 2 पे ही है, नेक्स्ट पेज पे। पर मैं इसके ऊपर 30 सेकंड रुका हुआ हूँ। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। मैंने सॉरी इसकी पिक्चर नहीं ली है, नेक्स्ट पेज है, इमेज ले लूं, आप फिर इसको स्क्रीनशॉट लो या जैसे भी। मैं 1 मिनट पूरा रुका हुआ हूँ इस पे, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ओके, चलो मैं तो कर रहा हूँ ना डिस्कस, जो जो आप कह रहे हैं वो कर रहा हूँ डिस्कस। अब किसी ने पहले से किए हुए हो तो उसकी रिवीजन हो रही होगी, लेकिन बहरहाल ऐसा तो नहीं है ना कि मैं छोड़ रहा हूँ। वी आर सॉल्विंग जो भी आप कह रहे हैं। बस बेटा, ग्रेविटी एक ऐसा मुसीबत चैप्टर है कि इसमें से किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप देख ही रहे हैं कि हर साल में हर वेरिएंट में बगैर किसी गैप के क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसा है कि इसको अहमियत देनी ही पड़ती है। इसमें इसकी डेप्थ, डिटेल, ये सब चीजें हैं। चलें जी, 1 मिनट हो गया, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इमेज ले लिया है, मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। नवंबर 6 है, लेकिन शायद ये मैंने आपके साथ नहीं किया है, तो चलो मैं कह रहा हूँ, देखना। डन है? अरे सीरियसली, हैव यू डन दिस वन? अरे वाह, जबरदस्त। तो मैं फिर से इमेज ले लेता हूँ। नहीं किया है, ये नहीं किया वाला बंदा जो है ना, ये मैं पहचान गया हूँ, अभी एक ही बंदा है। अच्छा सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, अच्छा भाई बता रहा हूँ, लड़ो नहीं, बता रहा हूँ। देखो, इमेज बहरहाल मैंने ले लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यकीन करें, जिसको हम इग्नोर करें। सीरियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई पुराने पैटर्न पे हो या कुछ ऐसा हो। मैं कर जरूर रहा हूँ आपके सामने। देख लीजिएगा, फॉलो करना मुझे स्टार्ट से। रेफरेंस लिखो, बहरहाल भाई ये पब्लिक आपकी। बेटा देख लेना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड देयर आर 2 हाइट्स गिवन एंड 2 स्पीड्स गिवन। यार ये किया था, आई रिमेम्बर ये किया था बच्चों, ये वी हैव डन इट। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की क्या डिटेल है मैं पिक्चर भेजूंगा, बहरहाल जिन बच्चों ने इसको नहीं समझा, देख लेना बेटा, हो जाएगा। ये वाला किया है, ये वाला किया था, ये इसमें जिन बच्चों ने नहीं समझा था, मैं उनके लिए एक हिंट दे रहा हूँ, फिर मैं इमेज भेज दूंगा इसकी, आराम से कर पाओगे। सुनो, ऐसा था कि एक रॉकेट है, रॉकेट ही है ना, एक रॉकेट है, ये अर्थ का सरफेस है,
एक रॉकेट को यहाँ से आगे भेजा गया। रॉकेट जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह है कि रॉकेट कोई थ्रोन ऑब्जेक्ट थोड़ी, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, बल्कि वो तो रॉकेट्स लेके जा रहे हैं ना, तो वो तो ड्राइविंग फोर्स होती है, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं हो रही होती। ठीक है। अच्छा, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है जब वो स्पीड अप कर रहे होते हैं, पोटेंशियल भी बढ़ती है, काइनेटिक भी बढ़ती है। फिलहाल ये कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हुआ, इंजन ऑफ हो गया। यहाँ पे इंजन ऑफ हो गया और यहाँ पे इस रॉकेट की जो स्पीड थी ना, वो स्पीड गिवन है, वो स्पीड गिवन है कि यहाँ कितनी स्पीड थी जब इंजन ऑफ हुआ है। अब जब ये फर्दर ऊपर जाएगा, जाएगा तो ना, स्पीड स्पीड थी इसकी कुछ ना कुछ, मूवमेंट थी इसकी, स्पीड थी 5370, 5370 का स्पीड मेंटेन किया हुआ है इस वक्त इसने। अब अगर इंजन ऑफ हो गया है तो हम कह सकते हैं इंजन के ऑफ होने से अब जब ये अपवर्ड जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, क्योंकि कोई इंजन काम नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं है अब ग्रेविटी के अलावा। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो जाते जाते स्लो डाउन होता जाएगा और एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट वेयर इंजन, सॉरी, वेयर इट स्टॉप्स। इंजन तो पहले ही बंद था, इस पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हो गया। अच्छा नहीं, सॉरी, इन्होंने फाइनल स्पीड दी है, स्टॉप नहीं हुआ बेटा, स्पीड दी हुई है। स्टॉप भी होता है तो हम उससे भी निकाल लेते, लेकिन बहरहाल इन्होंने स्पीड दी है कि यहाँ पहुंच के इसकी स्पीड कम होते होते कुछ कम रह गई है। कितनी रह गई है स्पीड? 5090। क्वेश्चन में कहते हैं कि ये इसकी स्पीड में डिक्रीज आ गई है 5370 से 5090, और ये सारी हाइट वगैरह है। यूज एक्सप्रेशंस टू डिटरमिन द वैल्यू फॉर द मास ऑफ द अर्थ। अच्छा, हाइट्स भी दी हुई हैं, ये हाइट्स भी दी हुई हैं। ये जो आपके पास पहला है ना, जहाँ पे इंजन ऑफ हुआ था, यहाँ से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ कहीं सेंटर होगा अर्थ का, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है। बच्चों को लिखना क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में m टाइम्स डेल्टा फाई सॉल्व करना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में तो सीधी सीधी दो स्पीड्स दी हुई हैं, फाइनल और इनिशियल स्पीड रख देना, आराम से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, मैंने पिक्चर तो ले ली थी, मैं वो भेजूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, कंफर्म करना, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से हमने कर लिया होगा। ये जून 7 का क्वेश्चन है, जरा जल्दी से कंफर्म करो, हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? जून 7, देखो नजर आ जाए। नो, ये नो वाले नहीं। ओके, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। ये भी पोटेंशियल के वेरिएशन का क्वेश्चन है, इतना नीटली सॉल्व हुआ है फिर भी मुझे मिटाना पड़ रहा है। चलो कोई बात, दोबारा कर लेंगे नीट। चेक करो यार, पढ़ो यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा पहले रेफरेंस नोट करो, रेफरेंस है इसका जून 7 पेपर 4 क्वेश्चन 1, जून 2007 पेपर 4 क्वेश्चन 1। चलें, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप बताते हैं एक फील्ड अराउंड अ मास इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंस अ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, अ फील्ड अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन विच अदर चार्ज्ड बॉडीज एक्सपीरियंस अ फोर्स। ऐसे हम कह देते हैं अ फील्ड वेयर अदर बॉडीज, ऐसा लिख देते हैं, मैं लिखता हूँ, हाँ अच्छा रहेगा। ऐसा लिखते हैं कि a region around an isolated mass where other bodies other body experience a force। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A spherical planet of a spherical planet has mass m and radius capital R. The planet may be considered to have all its mass concentrated at its center. A rocket is launched from surface of the planet
such that the rocket moves radially away from the planet. The rocket engines are stopped when the rocket is at height capital R above the surface of the planet. ठीक है. The mass of the rocket after engines have been switched off, so engine have been stopped, is m. चलें, रॉकेट में असल में इंजन चल रहे होते हैं तो फ्यूल इतने बड़े रेट पे इस्तेमाल हो रहा होता है कि मास में नोटिसेबल चेंज आता है, यानी फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो रॉकेट का मास कम हो रहा होता है. तो कहते हैं जिस वक्त स्टॉप किया इंजन को उस वक्त उसका मास m है. अच्छा, क्वेश्चन को तफसील से देख लो. शो दैट फॉर द रॉकेट टू ट्रेवल फ्रॉम हाइट r to 2r above the planet surface, the change in potential energy in the magnitude of the gravitational potential energy, ठीक है, of the rocket is given by this expression. ये potential energy में change की बात हो रही है जी. और movement कहाँ से, एक दफा और देख लेते हैं. Rocket is launched from surface of the planet such that the rocket moves radially away. The rocket engines are stopped when the rocket is at height r. इसका मतलब height r above surface, यानी इस जगह पहुंच के ऊपर की तरफ जा रहा है, इंजन बंद हो गए. अब जब ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन और काइनेटिक कम हो रही होगी ना. इसके ऊपर क्वेश्चन है. हाइट r अबव सरफेस से लेके हाइट 2r अबव सरफेस का है. इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक पहले बताऊं बच्चों की क्या है. वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए जब m टाइम्स डेल्टा फाई लिखते हैं ना, तो वो हाइट्स ले लेते हैं r एंड 2r. गौर से देखो, इस क्वेश्चन की एक अकेली बात है जो फंसाती है, वो ये है कि हमें पोटेंशियल के फॉर्मूला में डिस्टेंस तो सेंटर से लिखना पड़ता है ना. तो डिस्टेंस से ये वाला, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है 2r, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है 3r. सही है. बस ये एक मिस्टेक है, बाकी तो चीजें सॉल्व करते हैं. अभी देखते हैं. बेटा मुझे ड्राइव करना है, मेरे साथ साथ रहना. डेरिवेशन के मार्क्स चेक करो कि 2 ही मार्क्स नहीं, कंजूसी कर ली. चलें हम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इफ आई सॉल्व चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इन्होंने ई m टाइम्स डेल्टा फाई है, तो m हो गया मास ऑफ दिस टेस्ट पार्टिकल, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, रॉकेट है, इनटू चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल के लिए बच्चे क्या करेंगे, gm डिवाइडेड बाय 3r. ये अच्छी तरह देख लो बेटा. फाइनल पोटेंशियल है 3r डिस्टेंस के ऊपर. प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा gm डिवाइडेड बाय 2r. जो मैं कहता हूँ मोस्ट कॉमन मिस्टेक, बच्चे 3r की जगह 2r और 2r की जगह सिर्फ r लिख देते हैं, क्योंकि वो गिवन डिस्टेंसेस सरफेस से हैं, सेंटर से गिवन नहीं है. डिस्टेंसेस सरफेस से गिवन है. बस अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है. तो इसमें से मैं g और m को बाहर कर लेता हूँ. ठीक है, जो अंदर बच जाएगा उसको ज़ाहिर 1/3r विद नेगेटिव साइन और 1/2r विद पॉजिटिव साइन है, तो मैं लिख देता हूँ 1/2r पहले. अच्छा r भी बाहर ही कर लेते हैं, वो भी कॉमन ही है, ये भी मेहनत से बचेंगे. चलो एक मिनट, r भी बाहर कर दिया मैंने. अगर r बाहर हो गया, चेक करना बेटा, अगर r बाहर हो गया तो अब रह गया माइनस. चले माइनस आ ही गया, तो -1/3 और प्लस 1/2. ठीक है, इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपके पास m gm डिवाइडेड बाय r. 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हो जाएगा -2 और +3. देखना बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा gm डिवाइडेड बाय r, और ब्रैकेट्स में बचेगा -2 + 3 होता है 1/6. तो if you rearrange this formula, it will become change in potential energy is equals to gm. रीअरेंज कर रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ. 6 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो हो जाएगा 6r. अब देखो कहा क्या था करने को. अच्छा ये एग्जैक्टली यही करना था. चलो आगे क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लूँ आगे क्या है, उस लिहाज से फिर टाइम दूंगा आपको. अच्छा आगे सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स. उससे तो मैं आपके सामने करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखा दूंगा आपको. कॉपी करो बेटा.
बच्चों मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, 1 मिनट फ्रॉम नाउ। चलें भाई, गोइंग अहेड नाउ। बेटा क्वेश्चन के अगले हिस्से में इन्होंने सिर्फ इतना कहा है, देखो जरा आसान सा है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट भी करता है। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज इतनी आई है, तो और स्पीड्स दी हुई हैं। कहते हैं ये स्पीड थी उसकी जब उसे इंजन स्विच ऑफ हुए, और हाइट 3R पे जाके ये थी। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कहते हैं प्रूफ कर दो काइनेटिक एनर्जी ये चेंज है। तो मैंने सिर्फ वैल्यूज डाली हैं और कुछ भी नहीं किया है। इसमें सैटेलाइट का मास कहीं ना कहीं, रॉकेट का मास गिवन होना चाहिए, वो देख लेते हैं। उसके बिना ये, अच्छा नहीं सॉरी, मास तो निकालना ही नहीं है, मास की टर्म्स में करना है। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज है 2.09 10⁻⁶ टाइम्स m, मतलब m अननोन है सैटेलाइट का, तो वो m हमें यूज भी नहीं करना। तो ये जो मैंने किया हुआ है, स्पीड्स को स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि प्लैनेट का मास है 3 प्लैनेट का रेडियस है 3.4 10⁻⁶। यूज एक्सप्रेशंस टू बी टू डिटरमिन वैल्यू फॉर द मास ऑफ द प्लैनेट। आपने सिंपली क्या करना है बेटा, देखना, आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज को काइनेटिक एनर्जी चेंज के साथ इक्वेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन के, शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, ठीक है, जो डिटेल डेरिवेशन की है। और काइनेटिक एनर्जी प्रूफ की थी इतनी होती है। या दोनों में से मास और मास सैटेलाइट के कैंसिल हो जाएंगे, और रेडियस गिवन है, आप आराम से निकाल पाएंगे कि क्या चीज है। फिर कह रहे हैं स्टेट वन assumption दैट यू मेड इन द फर्स्ट पार्ट। जब आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो आप क्या अज्यूम करते हो? आप अज्यूम करते हैं फेथफुल इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, यानी नो लॉसेस, नो ऑपोजिशंस, नो रेजिस्टिव फोर्सेस। तो आपने इसको अपने पास सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सही बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आज आपके साथ पहला क्वेश्चन किया था नवंबर 2003 का। ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है इस वक्त पेज नंबर 36 पे, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रीजनिंग भी वैसी है तकरीबन। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे चले, एक मिनट में आगे देख लूँ कुछ बेहतर क्वेश्चंस, तो उस लिहाज से ये सेम क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलो बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके आगे आया हूँ। ये बताओ, आपने मेरे साथ वो पढ़ा था ना, क्या था वो, कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स लास्ट क्लास में, जिसका मैंने पीडीएफ भी भेजा था। ये क्वेश्चन उसके ऊपर है, तवज्जो से देखना। इसको मैं करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। इसके दो क्वेश्चंस हैं रीसेंट पेपर्स में। एक तो मैंने उस डॉक्यूमेंट में ही भेजा है लास्ट क्वेश्चन, वो भी पास्ट ईयर्स का ही है, वो जरा ओल्ड है। तवज्जो से देखना स्टार्ट से। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो आप बता देंगे फोर्स पर यूनिट मास। इसकी इंग्लिश लिख देना, आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यूनिट्स के साथ, वेक्टर नॉन वेक्टर वगैरह के साथ। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि an isolated star has radius capital R, the mass of the star may be considered to be a point mass, यानी कि isolated है, जो ideally होना चाहिए। और gravitational field strength at surface is this, ये gravitational field strength है surface पे, जैसे अर्थ के लिए 9.81 है ना,
वहां के लिए वो GS बोला है, G एट सरफेस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, और ये सब कुछ 2 मार्क के लिए डिटेल दिए। अब एक आम अप्रोच बच्चे की होती है कि यार पढ़ा हुआ तो इसको कि अबव द सरफेस जो होता है, सरफेस के नीचे तो ऐसे होता है, ऐसे ये है, और सरफेस के ऊपर ये इस तरह से जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चे कहते हैं हमें सरफेस के ऊपर वाला पार्ट बनाना है ना, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा बनाना है क्योंकि सरफेस से अबव बनाना है। तो वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल अप्रोच जो कि गलत है बिल्कुल, वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं इस ग्राफ को देखिएगा, बच्चे बस रैंडमली ऐसे बना दिया। ये रॉन्ग इसलिए है कि वैसे शेप तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ शेप नहीं दिया आपको, बल्कि उन्होंने प्रॉपर डिटेल मांगी। उन्होंने स्केचेस में, स्केच के अंदर आप देखें, उन्होंने ग्रिड्स बना के दिए। तो ग्रिड बनाइए तो उसको प्रॉपर सॉल्व करना है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ बताने लगा हूँ, आप सबको आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to square of the distance for which points, for points above the surface. आप इधर ही हैं अभी, मैं आपको कॉल करूंगा, 1 मिनट के लिए काम था। देखने बेटा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो बेटा क्या ये कहा जा सकता है कि जिस वक्त डिस्टेंस है r, उससे की वैल्यू है GS के बराबर, अकॉर्डिंग टू द डिटेल गिवन। जिस वक्त डिस्टेंस हो जाएगा 2r, हम कह सकते हैं हो जाएगा GS डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। जिस वक्त ये हो जाएगा 3r, उस वक्त ये हो जाएगा GS डिवाइडेड बाय 9, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस बात का ख्याल कर लो कि अगर सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर ये वैल्यू है GS के बराबर, तो हम कह सकते हैं जिस वक्त आप 2r पे आ जाएंगे, डबल द डिस्टेंस पे आ जाएंगे फ्रॉम सेंटर, तो वो हो जाएगी GS/4। GS/4 क्या होती है? 0.25। गौर करना, ये 0.2 और ये 0.4, इसके दरम्यान में 0.3 बनता होगा कहीं, ठीक है? तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.25 का होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए इस जगह अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद नेक्स्ट है GS/9। GS/9 होता है 0.11, यानी कि 1/9 की वैल्यू है 0.11। तो ये रफली आपके पास 0.1 पे। तो बच्चों को अगर ये बात मेरी समझ आ गई है, तब स्केच कैसा होगा? प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस तरह से होगा, ठीक है? तो इसके 2 मार्क्स हैं, आगे बढ़ो। कहा जा रहा है अर्थ एंड मून में बी कंसिडर्ड टू बी स्फेयर्स दैट आर आइसोलेटेड इन स्पेस with their masses concentrated at their centers। इन्होंने कहा अर्थ को आइसोलेटेड समझो, यानी अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्विंग ना सोचो, अर्थ सिर्फ मून के साथ इंटरैक्टिंग सोचें, प्रैक्टिकली, जो कि गलत है। फिर कहते हैं द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 and 7 गिवन है रिस्पेक्टिवली, रेडियस ऑफ द अर्थ इज RE, और ये सब कुछ हो गया, ये डिटेल बनी हुई है सामने आपके। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड मून एट व्हिच द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। 2 मार्क्स हैं और 2 की पॉइंट्स हैं, उनमें से एक भी नहीं लिखा तो बात गलत हो जाएगी। आप लिखेंगे कि ऑन द लाइन बिटवीन देयर सेंटर्स, between centers, field strength of field strengths of earth and moon are oppositely directed। बेटा वो जो PDF भेजा है ना, उससे पूरे रीजन लिखे हैं, मैं एक एक बात लिखी इससे रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मैं उसको मोल्ड कर रहा हूँ। ऑन द लाइन बिटवीन सेंटर्स, field strength of earth and moon are oppositely directed।
and at one point their magnitudes become equal and cancel out each other. दो वेक्टर्स हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट ईच अदर. ये हो गया नल पॉइंट के प्रेजेंस का रीजन. फिर कह रहे हैं डिटरमिन द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अर्थ्स रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ एट विच द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 0. देखना बेटा, बहुत टेंशन से देखना. मैं अपनी डायग्राम में जो गिवन है ना, इसी डायग्राम में बोलता हूँ कि देखो, अगर यहाँ नल पॉइंट है, इस जगह नल पॉइंट है, तो अर्थ के सेंटर से इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं x. ठीक है, इस डिस्टेंस को x बोल दो. तो क्या जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा मून तक का, क्या ये 60 टाइम्स आर ई माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल माइनस एक्स. ठीक है, इस बात को बेस बना के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे देखना. मैं कह रहा था कि एट नल पॉइंट gravitational field strength of earth equals gravitational field strength of moon. ठीक है, अगर ये हो गया तो हम कर लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ क्या है, वो है g mass of earth mass of the moon divided by उसका कितना डिस्टेंस है x, और g mass of the, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा, मैं तो बस सही कर रहा हूँ उसको, मैं फोर्स थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं तो फील्ड स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ. तो अर्थ की फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, g mass of the earth divided by x का स्क्वायर, और राइट साइड पे जो है वो होगी g mass of the moon divided by 60 re minus x. यहाँ से जी और जी कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दोनों गिवन है, राइट. अच्छा, अगर मैं यूं करूं इसको कि अच्छा स्क्वायरिंग थी, इसके ऊपर मैं शिफ्ट कर दूं कि हो जाएगा अंडर रूट मास ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू आराम से निकल सकती है, बल्कि पहले अंडर रूट नहीं लगा रहा बेटे ताकि सिंपल रहे. मास ऑफ द अर्थ, और ये कर दिया 60 re माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स, दूसरी तरफ आ जाएगा mm mass of the moon into x स्क्वायर. इशू ये है कि बेटा ऐसे सॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो अपने केस को सिंपल बनाने के लिए पहले भी बताया था पढ़ाते वक्त कि हम स्क्वायरिंग हटा देते हैं. तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा अंडर रूट मास ऑफ द अर्थ, और इसको अंडर रूट करना मसला नहीं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा रिलीफ है यहाँ से. माइनस एक्स इक्वल्स टू मास ऑफ द मून इनटू एक्स. यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी. आपके पास यहाँ पे दो अननोन्स हैं, एक x और एक आर ई. हमें x चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर ई. आई होप आराम से कर पाएंगे आप. मैं इसकी रफ वैल्यूज देता हूँ. मास ऑफ द अर्थ है 6 10 to the power 24, तो अंडर रूट 6 10 raised to the power 24 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2.45 2.45 10 to the power 12. ये आ रही बेटा 2.45 10 raised to the power 12. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 60 re माइनस एक्स इक्वल्स मास ऑफ द मून का अंडर रूट कर रहा हूं मैं. मास ऑफ द मून है 7.4 10 raised to the power 22. क्वेश्चन में गिवन है, मुझे तो क्वेश्चन करा करा के याद हो गया, लेकिन आपको आराम से मिला हुआ होगा तो कर लोगे. अंडर रूट किया तो 2.72 10 raised to the power 11 टाइम्स x. बेटा इसमें से क्या मैं x को सब्जेक्ट बना के आर ई की टर्म्स में सॉल्व कर सकता हूँ, बड़े आराम से हो जाएगा. ठीक है, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से बच्चे मेरे आराम से समझ पाएंगे. 2.72 10 to the power 11 plus 2.45 10 to the power 12. ये बेटा वैल्यू आ रही है 2.72 10 raised to the power 12. 2.72 10 raised to the power 12x. तो आराम से x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ आर ई. ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं, मैं भी दिखाता हूँ क्वेश्चन में कहते हैं ऑन द एक्सिस of 1.3 sketch a graph to show the variation of field strength with position between earth and moon। तो आपको अच्छे से याद होगा कि हमने बनाया था और हमने कुछ इसको इस तरह से बनाया था कि दिस चेंजेस शायद 3 मार्क्स। हाँ, तो यहाँ पे हमें इन 3 मार्क्स के साथ में कहता है शायद 3 मार्क्स हैं, तो किन-किन बातों का ख्याल करना होगा। बेटा किन-किन बातों को मेंशन करना होगा, देखना होगा। सबसे पहली बात ये है कि इस ग्राफ को एसिमेट्रिक होना चाहिए, परफेक्ट सिमेट्री ना बन जाए इस ग्राफ में कुछ ऐसी, क्योंकि दोनों मास आइडेंटिकल नहीं है। सही है, हमें सिमेट्री नहीं चाहिए। दूसरी, जो वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो ज्यादा हो, जो मून के सरफेस के ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कम हो। तीसरी बात, नल पॉइंट दोनों के सेंटर पे ना हो, नल पॉइंट मून के करीब हो, क्योंकि लाइटर के करीब होता है नल पॉइंट। ये वाली बात थी, ठीक है। मैं रुकता हूँ, अब यहाँ से कॉपी करें। कंबाइंड फील्ड के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेल्ड। बेटा मैं एक एक मिनट रुक रहा हूँ दोनों पेजेस पे, टाइम खत्म हो गया है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं स्टार्ट कर पाए, लेकिन अभी भी क्वेश्चन है जो मुझे कराने, हो सकता है मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूँ, बता दूंगा आपको अगर हो पाई तो। मैं लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है बेटा, अभी सेंटर भी बैठा हूँ, अभी अभी कहता हूँ इन लोगों को, ये कर देंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो उसके लिए। अच्छा, सो गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। बेटा मैंने पीडीएफ तो आपके ग्रुप पे भेजा है, व्हाई डिडंट यू गेट इट? मैं आज देखता हूँ उसको। मैंने आई सेंड इट ऑन योर ग्रुप, जो आपका ग्रुप है ना, तो उस पे मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो मुझे बता दो, अ, मैं आपको ऐड करवा देता हूँ, और पीडीएफ अगर नहीं मिला तो मैं दोबारा भी भेज देता हूँ। चलो यार, ये कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने। बच्चों सिर्फ मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, वो देख लेना, और उनको नेक्स्ट क्लास से पहले मैं भेजूंगा आज, उन्हें पूरी कोशिश करना सॉल्व करने की। देखो इधर, एक मिनट, ये सब सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इनमें कुछ नहीं है। जैसे सैटेलाइट है, ये दो मून्स है, फूबोस एंड डीमोस, उसके ऊपर दो मून्स के ऊपर है, दोनों को सैटेलाइट बना के सॉल्व करना है। जुपिटर के हैं शायद ये मून्स। अच्छा, अबाउट ए स्टार बोला है इन्होंने, नेम नहीं किया। बहरहाल ये दो मून्स हैं, इनके ऊपर सैटेलाइट बना के इनको सॉल्व करना है। फिर से सैटेलाइट, ये सब सैटेलाइट के क्वेश्चंस हैं। ये वो है जो डेरिवेशन का, ये मैंने आपके साथ कर लिया है इस क्वेश्चन को। मैं आपको कंबाइंड फील्ड पे एक और दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, और सॉल्व नहीं करा रहा, वो आपको दे रहा हूँ करने को, भेजूंगा आज मैं आपको। देखना बेटा, ये कंबाइंड फील्ड का क्वेश्चन है, नल पॉइंट का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पोटेंशियल वेरिएशन ग्राफ है, उससे सॉल्व करना है। इसको जरूर कर लेना, मैं भेजता हूँ आज तुम लोगों को। तो इसका रेफरेंस बाय द वे है जून 2016 पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 78। ये है जून 16 पेपर 4 क्वेश्चन 1, पेपर 41 सॉरी, पेपर 41 क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले ये क्वेश्चन ही भेज दूंगा। ट्राई करूंगा कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ जिसके ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकूं डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए ऑफ करते हैं, हम इंशाल्लाह मिलते हैं वेडनेसडे को एक रेगुलर क्लास में। अल्लाह हाफिज।